हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमी विवेक सिंह सर की बुक से और आज का चैप्टर होने वाला है इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 2014 और इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लैंड रिफॉर्म्स है वहाँ से मैं 9th एडिशन जो है सर का, जो लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, मैं उससे कवर कर रही हूँ। और जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर, तो वो थोड़े पुराने वाले एडिशन से कवर है, आई थिंक 7th और 8th, तो मैं उसको भी अपडेट करने वाली हूँ जल्दी ही। लेकिन पहले जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको कवर कर लेते हैं, देन फिर 9th एडिशन से ही फिर और भी सारे जो भी टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग से उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं कि आफ्टर 2014 इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें चेंज देखने के लिए मिला, तो क्या देखने के लिए मिला कि नीति आयोग आया। ठीक है, क्या आया? नीति आयोग। और ये नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म है देख लीजिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जनरली सबको पता है नीति आयोग क्या है, पर फुल फॉर्म को भी ध्यान रखना है। क्या है ये? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देन अब बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर क्यों लाया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड नीति आयोग टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, कि जो इसके जगह पे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उसको रिप्लेस करने के लिए नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, और ये कब किया गया? ये पोस्ट 2014 का जो रिफॉर्म एजेंडा था उसी का पार्ट था। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आखिर प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग लाया गया? ताकि बेटर सर्व किया जा सके जो नीड और एस्पिरेशंस है पीपल ऑफ इंडिया का। ठीक है, टू मूव अवे फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि हमें क्या करना है, जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग चल रहा था तो उससे अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ मूव ऑन करना है। तो की आइडिया क्या है कि कमांड और कंट्रोल प्लानिंग से अब कोलैबोरेटिव और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग की तरफ मूव करना था। ठीक है, अब फॉर्मेशन और नेचर देख लेते हैं। इस्टेब्लिश कैसे होता है? थ्रू यूनियन कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू ये इस्टेब्लिश होता है। डेट क्या है? 1 जनवरी 2015 में आता है। फुल फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये क्या है? नीति आयोग है। तो ये क्या है? प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कोर रोल क्या है नीति आयोग का? तो ये सर्व करता है प्लेटफॉर्म की तरह फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, की सारे स्टेट सब कुछ मिलकर के कोऑपरेट करके काम करे ताकि हमारा क्या हो सके, बेटर इंडिया बन सके। ठीक है, तो सारे स्टेट को ये साथ में लेकर आता है और सेंटर को, ताकि नेशनल इंटरेस्ट में सभी लोग काम करें। ठीक है, देन कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, तो समझते हैं क्या है। तो प्लानिंग कमीशन क्या था? टॉप डाउन अप्रोच था। ठीक है, टॉप डाउन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ ध्यान था, और ये एक तरीके से ऐसा था कि वन साइज फिट्स ऑल प्लान। ठीक है, लेकिन नीति आयोग में बॉटम अप प्लानिंग किया गया कि ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है कि ऐसा अगर हर स्टेट का अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना, जिसको जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसी हिसाब से तो काम करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप बेस्ड गवर्नेंस किया गया। ये वन साइज फिट्स ऑल प्लान वाला जो प्लानिंग कमीशन का एक तरीके से था कि टॉप डाउन था। ठीक है, और यहाँ पे है कि पहले बॉटम अप प्लानिंग है, बॉटम पे ध्यान देना जरूरी है, ग्रास रूट लेवल पे ध्यान देना जरूरी है। अब की फंक्शन अगर देखें तो ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स टू गवर्नमेंट ऑफ, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? पॉलिसी थिंक टैंक कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? डिजाइन करता है स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को। देन एडवाइजरी रोल भी है इसका, प्रोवाइड करता है टेक्निकल एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। तो क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना है जो की फंक्शन है कि ये पॉलिसी थिंक टैंक है, ये डायरेक्शन और पॉलिसी इनपुट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दूसरा इसका एडवाइजरी रोल है। ठीक है, टेक्निकल एडवाइस जो है पहुंचाता है, प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरीज को। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो शेयर्ड नेशनल विजन, सबसे पहले टू इवॉल्व ए शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। क्या होना चाहिए? एक शेयर्ड विजन है कि नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये क्या क्या कवर करता है कि क्या प्रायोरिटीज होने चाहिए, सेक्टर्स के बारे में क्या स्ट्रेटेजीज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसके साथ मिलकर के? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, और स्टेट्स का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? शेयर्ड नेशनल विजन। देन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बना रहे। कैसे? थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हो स्टेट्स के साथ। तो की प्रिंसिपल क्या है कि जब हमारा स्टेट स्ट्रांग होगा तभी हमारा नेशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमारा नेशन क्या है, इतने काफ़ी सारी स्टेट से मिलकर के बना हुआ है नेशन। तो जैसे स्ट्रांग होगा हमारा स्टेट तो हमारा नेशन भी स्ट्रांग होगा। देन बॉटम अप प्लानिंग, ठीक है, टू डेवलप मैकेनिज्म फॉर विलेज लेवल प्लानिंग, की विलेज लेवल प्लानिंग हो, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, देन ये क्या इंश्योर कर रहा है? ग्रास रूट पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर रहा है। देन चौथा हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रेशन। ये क्या इंश्योर करता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है इसको इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए इनटू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट की स्पेशल अटेंशन किसके ऊपर होना चाहिए? इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जो ऐसे सेक्शंस है सोसाइटी के जो एक्सक्लूडेड हैं या इनएडिक्वेट बेनिफिट उनको मिल रहा है, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है सोसाइटी में या हमारे कंट्री में, उन तक नहीं जा रहा है। तो फोकस क्या है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ ऐसा ही नहीं हो कि कुछ एरिया में ही हो, बल्कि ये डेवलपमेंट ऐसा हो कि लोगों तक जाए और वैसे लोगों तक जाए जिनके पास पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, देन इनका क्या काम है? नीति आयोग का पॉलिसी डिजाइन, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। टू डिजाइन कहने का मतलब है कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज या लॉन्ग टर्म प्रोग्राम फ्रेमवर्क भी है। टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन, एसेस इफिकेसी, ठीक है, और यूज फीडबैक फॉर इनोवेशन, मिड कोर्स करेक्शन और पॉलिसी इंप्रूवमेंट। ये सब कुछ होगा कि ठीक है यहाँ पे क्या किया जा रहा है। एक तो पहले हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि ठीक है जो डिज़ाइन किया इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं सही से, जो भी हमारा पॉलिसी है तो वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। और तीसरा क्या है कि फीडबैक। तो यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी डिज़ाइन ही नहीं है बल्कि मॉनिटरिंग है और फीडबैक भी है। देन नॉलेज एंड पार्टनरशिप हब, to provide advice and encourage partnership between government, national think tank, international think tank, educational institutions और policy research organization। तो ये knowledge और partnership hub भी होगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या करेगा, ये एडवाइस प्रोवाइड करेगा और इनकरेज करेगा पार्टनरशिप। ठीक है, देन नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम होगा। ठीक है, कैसे? कोलैबोरेशन के थ्रू, नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट करके, पार्टनर्स के साथ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो रिजॉल्व करेगा इंटर सेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज को। ठीक है, इससे क्या होगा कि फास्टर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा डेवलपमेंट एजेंडा का। देन रिसोर्स सेंटर और रिसर्च रिपोजिटरी। ठीक है, नीति आयोग का क्या काम है कि रिसर्च भी करना गुड गवर्नेंस के ऊपर, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट, डिससेमिनेशन टू स्टेक होल्डर्स। तो ये क्या करेगा, रिसर्च करेगा और देखेगा कि क्या बेसिकली गुड गवर्नेंस के लिए क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल या इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा। देन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पॉलिसी बनाना तो एजेंडा नहीं है ना, मॉनिटरिंग होना और इवेल्युएशन होना ये ज़रूरी है। ठीक है, और कैसे किया जाएगा सारा चीज़? तो टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन होना चाहिए। कैपेसिटी जितना अच्छे से बन सकेगा, कैपेसिटी बिल्ड हो सकेगा उतना बेटर है। तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, क्योंकि सिर्फ प्रोग्राम होना इनफ नहीं है ना, इम्प्लीमेंट होना सबसे बड़ा इशू है। कि हम प्रोग्राम तो बना लेंगे, आप अपना रूटीन तो बना लेंगे सिंपली, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या ही फायदा है। आप चाहे कितना भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम बना लें, ठीक है, कितना ही बड़ा आप रूटीन बना लें, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, अदर नेसेसरी एक्टिविटीज टू फर्दर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, इन सब के बाद भी कुछ भी जो जरूरी एक्टिविटीज है जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिए जरूरी है, ठीक है, तो वो सब कुछ करेगा। अब यहाँ समझते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बनता है प्रीलिम्स में काफी इस पोर्शन से। तो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, तो अब गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन है, क्या कंपोजिशन है, देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरपर्सन है, याद रखना है कौन है चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीति आयोग के। और इसमें कौन होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स इसमें रहेंगे, लेकिन चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पे अगर आ जाए कि नहीं होम मिनिस्टर जो है क्या है, चेयरपर्सन है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं होम मिनिस्टर भी चेयरपर्सन होते हैं कुछ चीज़ों के। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका
जो है कौन है चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के होंगे गवर्निंग काउंसिल में। दूसरा, चीफ मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज भी होंगे। तो स्टेट्स के भी चीफ मिनिस्टर्स हैं और यूनियन टेरिटरीज के भी चीफ मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। तो इस गवर्निंग काउंसिल का क्या नेचर है, तो प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ नीति आयोग। तो प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग बॉडी है गवर्निंग काउंसिल। देन रोल और फंक्शन देख लेते हैं गवर्निंग काउंसिल का क्या है, टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, की सेक्टर और स्ट्रेटजीज। ये इंश्योर करता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो स्टेट्स का डेवलपमेंटल प्लानिंग में। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे डिस्कशन होगा इंटर सेक्टोरल जो इशूज होगा या इंटर डिपार्टमेंटल इशूज है जो, या फेडरल इशूज है, ठीक है, कि स्टेट्स के बीच में जो इश्यूज है तो उन सबको डिस्कस किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि फास्टर इंप्लीमेंटेशन हो सके नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा का। और ये काम कैसे करता है, इन द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत हो। तो यहाँ बेसिकली सारे स्टेट का पार्टिसिपेशन होगा ताकि शेयर्ड विजन है और शेयर्ड डेवलपमेंट हो सके। अब मेजर इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स देख लेते हैं कि नीति आयोग के अंदर क्या मेजर इनिशिएटिव और प्रोग्राम आता है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, फोकस किसके ऊपर रहेगा इसमें, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, आउटकम बेस्ड डेवलपमेंट। देन पोषण अभियान, ठीक है, न्यूट्रिशन फोकस्ड इनिशिएटिव है ये। देन अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दिया जाएगा। तो मेजर इनिशिएटिव अगर हम देखें तो एक जो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है वो क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। यहाँ पे फोकस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होगा। देन पोषण अभियान है, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस है। देन अटल इनोवेशन मिशन है, यहाँ पे फोकस है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। देन अब समझते हैं आउटकम बेस्ड इंडाइसेस बाय नीति आयोग। तो आउटकम के अकॉर्डिंग भी इंडाइसेस बना हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे इम्फेसिस किसके ऊपर होता है, मेजरिंग इंक्रीमेंटल एनुअल आउटकम्स। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि हाँ हर साल में क्या आउटकम आया, क्या फायदा हुआ, कहाँ कितना फायदा हुआ या नहीं हुआ, कौन स्टेट आगे है, कौन स्टेट पीछे है। तो इसमें क्या क्या सेक्टर कवर होता है, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आता है। तो मेजर अगर इंडाइसेस देखें हम नीति आयोग का, तो हेल्थ इंडेक्स है। देन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, SDG इंडिया इंडेक्स है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स है। नेक्स्ट अब डिफरेंस समझते हैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। तो नेचर ऑफ द बॉडी अगर देखें तो प्लानिंग कमीशन कब बना था, याद रखना है 1950 से 2014 तक चलता है ये, और ये एडवाइजरी बॉडी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और नीति आयोग अगर देखें कि 2015 से लेके प्रेजेंट तक है, तो ये भी एडवाइजरी बॉडी है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों में ये कॉमन है क्या, कि दोनों एडवाइजरी इन नेचर हैं। फाइनेंशियल पावर अगर हम देखें तो प्लानिंग कमीशन के पास पावर था कि ये एलोकेट कर सकता है प्लान फंड्स को टू मिनिस्ट्रीज और स्टेट। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के पास फाइनेंशियल पावर था, और नीति आयोग के पास ऐसा कोई फंड एलोकेशन का पावर नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल एलोकेशन फंड ये ट्रांसफर कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ठीक है। पहले ये कौन देखता था, प्लानिंग कमीशन देखता था, और अब जो है नीति आयोग क्या कर रहा है, एडवाइजरी बॉडी है और ये कोई फंड एलोकेट नहीं करता है। देन रोल ऑफ स्टेट्स अगर देखें तो प्लानिंग कमीशन एरा में क्या था कि स्टेट का रोल रेस्ट्रिक्टेड था, स्टेट्स को एनुअली सिर्फ अप्रोच किया जाता था, ठीक है, फॉर अप्रूवल ऑफ देयर एनुअल प्लान्स। तो एनुअल प्लान के अप्रूवल के टाइम में सिर्फ उनको अप्रोच किया जाता था, और लिमिटेड पार्टिसिपेशन था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में। अब जो नीति आयोग का एरा है तो इसमें स्टेट का ग्रेटर रोल है पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। और गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन इंक्लूड है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज, ठीक है। तो गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन इंक्लूड है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज, और ये रिफ्लेक्ट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। देन अब अप्रोच टू प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का अप्रोच क्या था, टॉप डाउन था और सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग था, और नीति आयोग का क्या अप्रोच है, फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच। तो ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, एम्फसाइज करता है ग्रास रूट प्लानिंग के ऊपर और स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज के ऊपर। ओवरऑल फिलॉसफी अगर हम देखें तो प्लानिंग कमीशन क्या है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग था और लिमिटेड स्टेट का ऑटोनॉमी था, और नीति आयोग पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है, और यहाँ पे स्टेट का रोल क्या है, इनहेंस्ड रोल है, ठीक है। स्टेट
ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं। देन अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम था और अभी क्या हाल है, ठीक है, समझते हैं। तो पोस्ट 1991 स्ट्रक्चरल शिफ्ट, जब 1991 में स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद, तो सर्विस सेक्टर जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन गया। और सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 54% ऑफ द जीडीपी, ठीक है, टिल 2014 अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अचानक से सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो करने लग गया और मैन्युफैक्चर जो है स्टैग्नेंट है। कितना, 15% ऑफ द जीडीपी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो ये मच लोअर है देन कंपेरेबल इकोनॉमीज। अगर हम और देखें बाहर कंट्रीज में तो ये हमारा बहुत ही कम है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स समझते हैं इसको कि सर्विस सेक्टर क्या है, इस यहाँ सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा लेकिन स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉइंग रिलेटिवली हाईली स्किल्ड लेबर, तो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा किसको जॉब मिल रहा है, तो जो हाईली स्किल्ड लेबर हैं उसको। और इंडिया का मोस्ट अबंडेंट रिसोर्सेज अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर। लेकिन अगर हम देखें कि इंडिया के पास क्या है, जो अबंडेंट रिसोर्स इंडिया के पास है, तो हम देख रहे हैं लोगों के पास स्किल नहीं है, अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है। इसीलिए सर्विसेज लेड ग्रोथ हैज़ फेल्ड टू जनरेट मास एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आखिर है क्यों, इतना एम्प्लॉयमेंट हो क्यों नहीं पाया, मास एम्प्लॉयमेंट, लोग इतना परेशान क्यों हैं। तो रीज़न एक ये भी है क्योंकि सर्विस सेक्टर के लिए हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए और सारे लोग हाईली स्किल्ड लेबर नहीं है। मोस्टली इंडिया के पास ऐसे लेबर हैं जो कि या तो अनस्किल्ड है, स्किल ही नहीं है उनके पास, या तो वो सेमी स्किल्ड हैं, ठीक है। देन वर्क फोर्स प्रेशर, समझते हैं इस बात को कि अराउंड 12 मिलियन पीपल इंटर द वर्क फोर्स एनुअली देखे तो 12 मिलियन पीपल एंटर कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लार्ज नंबर में। मेजोरिटी आर लो स्किल्ड वर्कर्स, और सबके पास क्या है, सही से स्किल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करके आए हैं और एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट इज़ लार्ज स्केल। तो इसीलिए क्या चाहिए कि इतने सारे अगर लोग हैं तो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेबर इंटेंसिव जो है ऐसा एम्प्लॉयमेंट चाहिए जो लेबर इंटेंसिव हो, जो कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही प्रोवाइड कर सकता है, इतना ज़्यादा लेबर इंटेंसिव, ठीक है। देन आप समझते हैं नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नीडेड, कि किस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग हमें चाहिए। तो लो और सेमी स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग जो है ज़रूरी है ताकि एब्जॉर्ब कर सके सरप्लस लेबर को, ठीक है। इंडिया जो है परफॉर्म कर रहा है अच्छा कहाँ पे, स्किल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर हम देखें तो क्या इंडिया का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन जो स्किल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है वो वेल परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट या कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग या फ्रूगल इनोवेशन वगैरह में यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया क्या है, अनकॉम्पिटिटिव है इन लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जो लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि इंडिया का लार्जर मासेस है, जो कि अनस्किल्ड है या लो स्किल्ड है, कम स्किल्ड है, तो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग अनकॉम्पिटिटिव है, ठीक है। अब समझते हैं कि क्यों फिर तब हमें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग हब। हम प्रॉब्लम तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो अब इस बात को समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब्स की ज़रूरत क्यों है। तो इंडिया कैन नॉट बी मेड अ यूनिफॉर्मली अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। तो अब इस बात को समझते हैं कि क्या कहने का मतलब है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि इंडिया को अब मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाना थोड़ा सा यूनिफॉर्मली अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन अब बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के ग्रोथ के लिए ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन भी चाहिए, ठीक है, इनोवेशन का इकोसिस्टम चाहिए, सबके पास स्पेशलाइज्ड स्किल भी होना चाहिए, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं चाइनाज एक्सपीरियंस, ठीक है, चाइना के एक्सपीरियंस से कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे किस तरीके से हुआ। टुक ओवर वाया 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन से स्टार्ट हुआ और दीज एक्टेड एज ओएसिस ऑफ ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और एक तरीके से फिर यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए मिला, ठीक है। तो अब देखिए कि इमर्जिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हब, तो इंडिया में पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, तो ये हब जो है क्या है, इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है। इन हब को किस तरीके से स्ट्रेंथ किया जाना चाहिए, थ्रू टारगेटेड
इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। तो यहाँ पे टारगेटेड अगर इंसेंटिव रहेगा तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग या इनोवेशन सेंटर भी अट्रैक्ट होगा। अब देखते हैं कि क्या रिफॉर्म ज़रूरी है इंडिया में। तो टैक्स टेररिज्म जो हो रहा है ये ख़त्म होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होना चाहिए, लेबर लॉज में रिफॉर्म होना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जो लैंड एक्विजिशन है ये ईजिली होना चाहिए, ईज लैंड एक्विजिशन, देन रिमूव जीएसटी रिलेटेड हर्डल्स और फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स होना चाहिए कि कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं फास्ट ट्रैक अप्रूवल नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देन ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज इज इरोडिंग ड्यू टू राइजिंग वेजेस। तो अगर देखें कि चाइना का अभी इंडिया के पास भी थोड़ा मौका है क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज जो है अब इरोड हो रहा है क्योंकि वेज राइज हो रहा है। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि कैप्चर किया जा सके ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर को, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास लार्ज लेबर पूल है और लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ में स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या क्या आ रहा है, क्यों नहीं हो पाया मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ, ठीक है। तो हिस्टोरिकल पाथ टू प्रोस्पेरिटी, तो समझते हैं देयर इज वन टाइम टेस्टेड पाथ टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए ये जो पाथ है क्या है, टाइम टेस्टेड पाथ है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का जो रास्ता है। अगर हम समझते हैं इस बात को, शिफ्ट लेबर फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर टू हाई प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैसे लाया जा सकता है कि अगर जो है लेबर को शिफ्ट किया गया एग्रीकल्चर से, या एग्रीकल्चर क्या दे रहा है, लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर अगर हो रहा है और वहाँ से शिफ्ट किया जाता है हाई प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग में, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो सकता है। और इम्पोर्ट एंड एब्जॉर्ब फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, कि बाहर से जो फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है अगर हम उसको लाते हैं, उसको लगाते हैं और प्रॉपर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को पा सकते हैं। हमने देखा है ऐसा चाइना में भी हुआ है, ठीक है। व्हेन सरप्लस फार्मर्स मूव टू फैक्ट्रीज प्रोडक्टिविटीज राइजेस शार्पली, ठीक है। तो अगर जिन फार्मर्स के पास क्या है, ज़्यादा प्रोस्पेरस हैं, उनके पास सरप्लस है, उनके पास ज़्यादा हो रहा है, बच रहा है, ठीक है, तो अब अगर वो फैक्ट्रीज़ की तरफ मूव करेंगे तो प्रोडक्टिविटी जल्दी से राइज होगा, शार्पली बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिन्होंने अचीव किया हो हाई इनकम स्टेटस बाय शिफ्टिंग फार्मर्स डायरेक्टली इनटू सर्विसेज एट ए स्केल, कि ऐसा आसान नहीं है। अगर आप हर बड़े बड़े जो कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो देखेंगे आप, चाहे यूके हो, यूएस हो या चाइना हो, ठीक है, यहाँ कोई भी कंट्री है, क्या देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहले क्या होगा वहाँ पे फार्मिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर है, देन एग्रीकल्चर से वो मूव करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और फिर वो मूव करेंगे सर्विस की तरफ, ठीक है, कि डायरेक्टली अगर एग्रीकल्चर से सर्विस की तरफ मूव किया जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ लॉस भी देखने के लिए हमें मिलेगा। तो ऐसा किसी भी कंट्री में देखने के लिए नहीं मिला है कि एग्रीकल्चर से अगर जंप करके वो जा रहे हैं सर्विस में और मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने स्किप कर दिया हो एक तरीके से, तो उनको ज़्यादा फायदा हुआ हो या वो डेवलप्ड बने हो, ठीक है। तो अब समझते हैं कि क्यों सर्विस जो है ये रिप्लेस नहीं कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब मैन्युफैक्चरिंग आखिर ज़रूरी क्यों है, क्यों सर्विस सेक्टर से काम नहीं चल सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग जो है 54% हमारा जीडीपी सर्विस सेक्टर से ही आता है, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सर्विस सेक्टर क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग को। अब समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्टिविटी के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे मशीन्स, टूल्स और प्रोडक्ट्स चाहिए होगा और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए आसान है कि वो इन सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर ले, ठीक है, और इमिटेट कर ले एंड स्केल कर ले, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी इज बिल्ट इनटू मशीन, कि आपके पास मशीन है, आपने मशीन लगाया, वहां से आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आपको लेबर की ज़रूरत है, ठीक है, और आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा। तो अगर इंडिया इंपोर्ट करता है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर इंडिया इंपोर्ट करता है मशीन जर्मनी या जापान से कहीं से भी, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बनेगा ही बनेगा।
करने का, ठीक है। लो स्किल्ड वर्कर भी प्रोडक्टिव बन पाएगा बाय ऑपरेटिंग इट, कि जिसके पास स्किल नहीं है स्टिल वो हेल्प कर पाएगा और ऑपरेट कर पाएगा। टेक्नोलॉजी इज फिजिकल, विजिबल और ट्रांसफरेबल, तो जो ये टेक्नोलॉजी हम बाहर से लाएंगे या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये फिजिकल, विजिबल और ट्रांसफरेबल है। यू डोंट नीड एवरीवन टू बी हाईली एजुकेटेड टू रेज आउटपुट, कि जरूरी नहीं है कि उस मशीन को चलाने के लिए हर कोई बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो, ठीक है, तभी जाके आउटपुट आएगा। इतनी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज लगा हुआ है तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अर्न कर पा रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का ये रोल है, ठीक है। तो अगर कोई सेमी स्किल्ड वर्कर गारमेंट फैक्ट्री में है और मॉडर्न मशीन है तो यहाँ पे मच हाइयर आउटपुट आएगा देन फार्मिंग, ठीक है। वो वही सेम इंसान जो फार्मिंग में जितना मेहनत करके ला पाएगा उससे ज़्यादा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में ला पाएगा। अब सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है, ह्यूमन कैपिटल का बहुत ज़रूरत है और इनटेंजिबल है, आप छू तो नहीं सकते हैं ना सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको कॉपी करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये स्लो टू स्केल है और स्किल इंटेंसिव है। इसीलिए सर्विस लेड ग्रोथ जो है, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी क्या है, लिमिटेड है फॉर पुअर कंट्रीज। तो जो गरीब कंट्री है तो वहाँ पे लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि जो सर्विस प्रोडक्टिविटी है ये लिव्स इनसाइड पीपल एंड सिस्टम, नॉट मशीन, कि यहाँ पे मशीन काम नहीं कर रहा है, मशीन स्किल्ड नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है कि ह्यूमन कैपिटल जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा सर्विस सेक्टर उतना ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। तो सर्विस प्रोडक्टिविटी इंसान के थ्रू होता है ना, सिस्टम के थ्रू होता है। तो अगर सर्विसेज में प्रोडक्टिव होना है या सर्विस सेक्टर में जॉब चाहिए तो उसके लिए हाई एजुकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल नो हाउ उसके पास होना चाहिए, जानना चाहिए, देन मैनेजेरियल कल्चर या सॉफ्ट स्किल, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और ये इंपोर्ट तो आप नहीं कर सकते ना, आप बाहर से स्किल कहाँ से लाओगे, आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप स्लोली बिल्ड कर पाओगे धीरे धीरे। और स्किल कोई ऐसा चीज़ नहीं है, एजुकेशन ये सारी चीज़ कुछ ऐसा नहीं है कि ठीक है पैसे से आ गया या मशीन से आ गया, इंपोर्ट करके आ गया, नहीं आ सकता है, ठीक है। और अनइक्वल भी है, सारे लोग इक्वली एजुकेटेड नहीं है, सारे लोगों के पास इक्वली जो है अक्रॉस रीजन अगर हम देखें तो अनइक्वल है सब कुछ, एजुकेशन इक्वल नहीं है, स्किल इक्वल नहीं है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो यू कैन नॉट इंपोर्ट गुड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कि अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है तो क्या आप इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मशीन्स तो इंपोर्ट कर सकते हैं पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। आईटी टीम कल्चर लाइक मशीन, तो ये सब चीज़ आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, सालों तक सीखना पड़ेगा हर चीज़, तब जा कर के वो कर पाएंगे। इसीलिए जो है सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को प्रोवाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई स्किल्ड वर्कर्स ही चाहिए होते हैं, ठीक है। देन द मैन्युफैक्चरिंग पैराडॉक्स, अब मैन्युफैक्चर में क्या प्रॉब्लम है, अब इस पैराडॉक्स को भी समझते हैं। अब अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इज श्रिंकिंग एज ए शेयर ऑफ जीडीपी ग्लोबली। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इतना कम है, और जगह भी मैन्युफैक्चरिंग का शेयर कम हो रहा है, ठीक है। इवन कि ये जो है ट्रेंड विजिबल देखने के लिए मिल रहा है चाइना में भी। अब इस बात को समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो राइजिंग, अगर हम देखें कि डिस्पाइट राइजिंग आउटपुट ऑफ फिजिकल गुड, कि फिजिकल गुड का ऐसा तो नहीं है कि नुकसान हो रहा है, इसका आउटपुट ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर भी हम देख रहे हैं कि आउटपुट राइज कर रहा है, उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो आप समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग एज ए विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस, कि ये अपने ही सक्सेस का विक्टिम बन गया। समझते हैं कैसे। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ, एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव है, ठीक है। गुड्स अब इतना ज़्यादा सस्ता हो गया है प्रोड्यूस करने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ, अब बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो जिसके वजह से अब जो भी गुड्स बनाना है तो ये बनाना क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है। सिमिलर एग्रीकल्चर के साथ भी हुआ। राइजिंग प्रोडक्टिविटी रिड्यूस्ड इट्स शेयर इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, कि जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी जितना जितना लोग इसमें जुड़ते गए, प्रोडक्टिविटी इसमें बढ़ता गया, इसका शेयर जो है जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में घटता गया। क्योंकि रिजल्ट फिर हमें क्या देखने के लिए मिला, फ्यूअर वर्कर्स नीडेड टू प्रोड्यूस ग्रोइंग आउटपुट। क्योंकि अब हुआ क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ने का बात है कि जैसे सब लोग पहले क्या करते थे, मैनुअली काम
काम कर रहे थे, ठीक है। अब कोई मशीन आ गया या कोई चीज़ आ गया, कोई ट्रैक्टर है, कोई मैकेनाइजेशन जितना बढ़ गया है, तो अब क्या है, अब वर्कर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आउटपुट बढ़ने के बावजूद भी इसका जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। राइजिंग प्रोडक्टिविटी रिड्यूस्ड इज शेयर इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, इवन जीडीपी में भी इसका शेयर पहले जैसा अब नहीं रहा है, घट रहा है, क्योंकि वही काम करने के लिए कुछ ही वर्कर की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस ग्रोइंग आउटपुट, ठीक है। अब ज़्यादा वर्कर नहीं चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या होने लग गया है कि ये अपने ही सक्सेस का विक्टिम बन गया है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव हो गया है, जिसके वजह से गुड्स अब सस्ता हो गया है, नाउ चीप टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब समझते हैं चाइना एज द इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, ठीक है। पोस्ट 2002 समझते हैं कि चाइना सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि ग्लोबल ग्रोथ में भी हेल्पफुल रहा। चाइना का जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ सिंस 2002, तो मोबिलाइज्ड हाई डोमेस्टिक सेविंग्स, तो यहाँ पे क्या किया, ये मोबिलाइज किया हाई डोमेस्टिक सेविंग्स और चैनल देम इनटू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जो यहाँ पे सेविंग इनका बहुत ज़्यादा हाई डोमेस्टिक सेविंग हुआ, इससे इन्होंने फिर कैपिटल में इन्वेस्ट किया और रैपिडली एब्जॉर्ब्ड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, और उनके पास फिर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आया, ठीक है। ध्यान से समझते हैं कि चाइना में क्या हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 2002 के बाद बहुत ज़्यादा, यहाँ पे डोमेस्टिक सेविंग भी बहुत ज़्यादा होने लगा। अब सेविंग है तो ये करेंगे क्या, कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, और कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो इनके पास एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज आ गया। तो लार्जेस्ट अर्बन माइग्रेशन इन हिस्ट्री, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बन माइग्रेशन देखने के लिए मिला। हंड्रेड्स ऑफ मिलियन शिफ्टेड फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज, तो काफ़ी सारे लोग फार्म को छोड़ करके फैक्ट्री की तरफ चले गए। मूव्ड फार्मर्स फैक्ट्रीज की तरफ ये चले गए, ठीक है। इंपोर्टेड मशीन्स प्लस टेक्नोलॉजी रेज प्रोडक्टिविटी विद इन वन जनरेशन, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एक ही जनरेशन के अंदर देखने मिला। और अगर हम इंडिया का केस देखें तो यहाँ पे हमने स्किप किया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को। मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा, अभी भी हो रहा है, पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से चाइना ने इस मौके का फ़ायदा उठाया वैसा हम नहीं कर पाए, ठीक है। और उसके बाद हम डायरेक्टली सर्विसेज की तरफ जंप कर गए। पिछले जो है चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि आखिर हम सर्विसेज की तरफ क्यों जंप करते हैं, तो ठीक है, तो वो भी हम देख चुके हैं। तो इसके वजह से हमें जॉबलेस ग्रोथ देखने के लिए मिला। देन अब देखते हैं चाइना के स्टोरी से कि ग्लोबल स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ कैसे। चाइना जो है एक तरीके से बन गया वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के लिए वर्कशॉप बन गया। इसका जो इंडस्ट्रियल बूम हुआ तो इसके साथ ग्रोथ किस किस का हुआ, जो और डेवलपिंग नेशन था उसका भी ग्रोथ हुआ, जैसे ब्राज़ील का, रसिया का। क्या हुआ यहाँ पे, डेवलपिंग नेशंस एक्सपोर्टिंग ऑयल, मेटल्स एंड रॉ मटेरियल्स। तो चाइना ने जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसको चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, इंपोर्ट करना पड़ा उसको, तो इससे क्या हुआ कि अदर कंट्रीज़ का भी ग्रोथ हुआ, एक्सपोर्टिंग ऑयल, मेटल्स एंड रॉ मटेरियल। तो इससे जो और कंट्रीज़ था जैसे कि रसिया और ब्राज़ील, इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया चाइना को, तो यहाँ से इनका भी फ़ायदा हुआ। तो ग्लोबल स्पिल ओवर इफेक्ट हमें देखने के लिए मिला। अब समझते हैं इमर्जिंग चैलेंज जो अब चाइना में स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, कि चाइना का ग्रोथ अब क्या होने लग गया है, स्लो होने लग गया है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इंजन भी अब वीक होने लग गया है, ठीक है। और इसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गया है फॉर कंट्रीज होपिंग टू रेप्लिकेट द चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पाथ, कि अब जो भी लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि ठीक है चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पाथ हम ज्वाइन को हम अप्लाई करें, तो उससे अब लोगों के अंदर भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ गया है। अब समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ कंपैरिजन विद चाइना और क्या इमर्जिंग रिस्क है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि अब सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम जो है ऐसा ग्रोथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब चाइना के मॉडल को रेप्लिकेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। अगर इंडिया अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट्स टू फॉलो चाइनाज एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग पाथ, तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जिस टाइम पे चाइना ने सब कुछ इतने मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ किया उस टाइम इकोनॉमी के हालात कुछ और थे, लेकिन अभी ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे, फ्रॉम द पीरियड व्हेन चाइना इंडस्ट्रियलाइज, जब चाइना इंडस्ट्रियलाइज किया और अब में काफ़ी अंतर आ चुका है।
ठीक है। अब जो ग्लोबल डिमांड था, उस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे थे, ठीक है, डिमांड था तो चाइना के पास मौका था, ठीक है। लेकिन अभी हम देखें तो वीक ग्लोबल डिमांड, ठीक है, अभी ग्लोबल डिमांड पहले की तरह नहीं रहा, ठीक है। जो एडवांस एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ है ये स्लो ग्रोइंग है। अब इस बात का क्या मतलब है, एडवांस और इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज स्लो ग्रोइंग कैसे हैं, तो समझते हैं। जो रिच कंट्रीज़ है जैसे कि यूएस, यूरोप, जापान, तो ये सब ऐसा आपको बहुत ग्रोथ फास्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इनके पॉपुलेशंस क्या हैं, एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इनका कंजम्पशन अब स्टेबल हो चुका है, ऐसा नहीं कि बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत एक्सप्लोड नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब ये इतना ज़्यादा बाय नहीं कर रहे हैं, मतलब जो ग्लोबल मार्केट था वो अब वीक हो चुका है, लोग अब इतना ज़्यादा बाय नहीं कर रहे हैं हर साल, क्योंकि इनकी इकोनॉमी भी क्या एजिंग की तरफ जा रही है, स्टेबल हो रहा है, कंजम्पशन भी स्टेबल हो रहा है, पॉपुलेशन कम हो रहा है, ठीक है। तो इनका जो कैपेसिटी था कि लार्ज एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग को कर पा रहे थे, तो ये अब इंपोर्ट करते थे, अब ये लिमिटेड हो गया है, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज अनलाइकली टू एकोमोडेट अनदर एक्सपोर्ट लेड चाइना। तो अब जो है ये पॉसिबल नहीं है कि कोई दूसरा एकदम एक्सपोर्ट, जैसे चाइना काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहा था वर्ल्ड को, तो इस तरीके से वर्ल्ड इसके लिए तैयार है, ठीक है। देयर इज सिंपली नॉट इनफ डिमांड फॉर अनदर चाइना साइज्ड एक्सपोर्टर, कि कोई ऐसा चाइना साइज अगर कोई फिर से एक्सपोर्ट करे, अब वर्ल्ड इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि डिमांड ही नहीं है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है लेस विजिबल टुडे है, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि अभी जो है ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट नहीं होगा, पर उस लेवल का एक्सपोर्ट जो चाइना ने किया, जो चाइना का मॉडल था, अब इस टाइम में थोड़ा सा मुश्किल है कि क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लोबल डिमांड नहीं है, ग्लोबल डिमांड भी वीक हो रहा है, ठीक है। देन अब समझते हैं कि और कंट्रीज क्या कर रहा है, रीशोरिंग एंड कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है समझते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, ठीक है, ये अडॉप्ट कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग को, कैसे, ऑटोमेशन का यूज़ करके और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रहा था, कोई दूसरे कंट्री में जाकर के अपना फैक्ट्री लगा रहे थे, उसको फिर से क्या कर रहे हैं, बीइंग रीशोर्ड बैक टू डेवलप्ड कंट्रीज़, कि वो अपने ही कंट्रीज़ में फैक्ट्री अब आकर के लगा रहे हैं, ठीक है। कि रीशोरिंग का क्या मतलब है, ब्रिंगिंग फैक्ट्रीज बैक होम, कि वो फैक्ट्रीज को फिर से अपने मतलब ही होम कंट्री में ला करके करना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले उनको क्या चाहिए था, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए था, तो इसके लिए वो जाते थे डेवलपिंग कंट्रीज में जाकर के फैक्ट्री लगाते थे। अब ये क्या कर रहे हैं, खुद ही अपने कंट्री में सब लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब ऑटोमेशन है, फ्लेक्सिबल है, चीज़ें कर पाना आसान है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन सब चीज़ कर ले रहे हैं, तो इतना लेबर इंटेंसिव ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अर्लियर क्या था कि यूएस, ईयू शिफ्टेड फैक्ट्रीज टू चाइना या वियतनाम, और अब क्या हो रहा है कि कुछ प्रोडक्शन जो है रिटर्न होकर के फिर से डेवलप्ड कंट्रीज में ही आ रहे हैं, तो इसका भी ज़्यादा स्कोप नहीं बन रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने देख लिया कि ऑटोमेशन की वजह से कॉस्ट डिफरेंस जो था, कि पहले क्यों लाते थे वो, क्योंकि वो चीज़ जो अगर वो अमेरिका में बनाते और वो चीज़ इंडिया में आके बनाए या बांग्लादेश में आके बनाए तो उनको सस्ता पड़ता था और अमेरिका में महंगा पड़ता था। तो अब क्या हो गया, कॉस्ट डिफरेंसेस कम हो गया, सप्लाई चेन सिक्योर हो गया, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, तो इसकी वजह से जो है अब चीज़ कम होने लग गया है। और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट नाउ कम्पीट विथ रीशोरिंग। तो अब ये भी प्रॉब्लम है कि हमें रीशोरिंग के साथ भी डील करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उनको अब ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि भाई जो लोग बाहर पहले फैक्ट्री लगाते थे डेवलप्ड कंट्री, वो अपनी फैक्ट्रीज भी अब अपने पास लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। देन और जो भी अगर कोई कंट्री है जो उस लेवल का मैन्युफैक्चर करना चाहता है, चीज़ों को बनाना चाहता है, भाई आप मैन्युफैक्चर तो कर लोगे लेकिन आपको मार्केट चाहिए ना, चीज़ों को बना के आप अपने पास तो नहीं रखेंगे ना, उस चीज़ को के लिए आपको मार्केट चाहिए, ठीक है। तो अब कंपटीशन चाइना के साथ भी होगा। अनलाइक अर्लियर इंडस्ट्रियलाइजर्स, पहले के इंडस्ट्रियलाइजर्स जो थे, तो अब अगर किया जाए तो इंडिया विल फेस डायरेक्ट कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना। अब जो है डायरेक्टली चाइना से कंपटीशन फेस करना पड़ेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो चाइना में अब अगर देखें तो चाइना के पास क्या है, स्केल एडवांटेज है, इस्टेब्लिश सप्लाई चेन है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग विल देयरफॉर फार मोर डिफिकल्ट फॉर इंडिया देन इट वाज फॉर एशियन
इकोनॉमीज, ईस्ट एशियन लेट इंडस्ट्रियलाइजर्स। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम तो है, मैन्युफैक्चरिंग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है, क्योंकि रीशोरिंग का इशू है, क्योंकि कंपटीशन चाइना के साथ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं। जो ग्लोबल मार्केट था, जो पहले बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी, तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है अब ये लेस कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े से स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। देन अब नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है, रिस्क ऑफ मिसिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन विंडो, ठीक है। तो अब जो है हो सकता है कि हमने एक तरीके से मिस ही कर दिया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन विंडो, कि जब उस टाइम फ़ायदा उठाना था तब हम नहीं कर पाए, ठीक है। चाइना हो सकता है कि लास्ट कंट्री है जो सक्सेसफुली इंडस्ट्रियलाइजेशन के ट्रेन पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चढ़ गया। सो अगर जो है इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट जो है सेम चाहे कि ठीक है चाइना की तरह हम रेप्लिकेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रगल कर सकते हैं। देन चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, अब ग्लोबल इकोनॉमी भी काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। एज इकोनॉमी डेवलप, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होता जाता है, तो जो मेकिंग थिंग्स था जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ये अब लोगों के लिए कम इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। अब डूइंग थिंग्स जरूरी हो गया है, जैसे कि सर्विसेज एंड नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़, ठीक है, इसको अब प्रोमिनेंस मिल गया है। और जो ग्लोबल ग्रोथ है ये क्या बन रहा है, अब लेस मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव बन रहा है, क्योंकि अब डूइंग थिंग्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग थिंग्स। देन राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अब लोगों के बीच ह्यूमन कैपिटल का अवेयरनेस बहुत हो गया है, इंपॉर्टेंस बहुत हो गया है। तो जो फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस होगा ना, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ह्यूमन कैपिटल क्वालिटी के ऊपर। मतलब आपका अगर हेल्थ अच्छा है, आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, नॉलेज इकोनॉमी बन चुका है, तो आप ज़्यादा एडवांटेज में रहेंगे। अब सिर्फ वो नहीं है कि ठीक है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी काम चल रहा है। अब जो है ये नॉलेज ही ज़्यादातर क्या कर रहा है, अभी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सब भी ज़रूरत है। आपको हेल्थ केयर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सैनिटेशन, एजुकेशन, स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग चाहिए अलाइंड विथ लेबर मार्केट्स, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिसी इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए, कंटिन्यू इम्प्रूविंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे हम क्या बात चीज़ पे आए कि ना सिर्फ सर्विस पे डिपेंड हो सकते हैं, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड हो सकते हैं, तो सब कुछ हमारे पास लगभग ठीक ठाक अच्छे पोजीशन से होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इंडिया को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, फिजिकल इंफ्रा का तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। देन साइमल्टेनियसली प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को, एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन को। इसीलिए जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं वे फॉरवर्ड में हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं कि ठीक है एजुकेशन चाहिए, स्किल फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये क्या है, नीड ऑफ द आवर है, ठीक है। तो एजुकेशन और स्किल इंफॉर्मेशन में बी मोर डेसिसिव देन मैन्युफैक्चरिंग अलोन इन लॉन्ग रन। तो दोनों चीज़ चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि तो फिर क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, इंडिया का ग्रोथ चॉइस क्या होना चाहिए। तो रिसोर्स इंडोमेंट एंड सेक्टोरल फिट, समझते हैं कि इंडिया के पास मोस्ट एबंडेंट रिसोर्स क्या है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर है। सर्विस सेक्टर प्रीडोमिनेंटली एम्प्लॉय करता है जो स्किल्ड लेबर है उसको। तो सर्विस लेड ग्रोथ पाथ देयरफॉर रिक्वायर एग्रेसिव स्किलिंग ऑफ वर्कफोर्स, कि भाई बहुत अच्छे तरीके से स्किलिंग होना चाहिए, ठीक है। अब स्किलिंग इज द नीड ऑफ द आवर। अब सर्विस लेड ग्रोथ का हमने जो है लिमिट देख लिया कि स्किलिंग यहाँ पे चाहिए, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम चाहिए, टाइम इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट चाहिए ह्यूमन कैपिटल में। और जो लार्ज सेक्शन है जो प्रेजेंट है अभी अनस्किल्ड पॉपुलेशन है, मे बी लेफ्ट आउट इन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, तो उनको जो है जो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए ये लेफ्ट आउट रह गए हैं, इनको भी स्किल होना चाहिए। तो सर्विस इसी वजह से हम देख पा रहे हैं क्योंकि इनके पास प्रॉपर स्किल नहीं था। तो सर्विस लेड ग्रोथ में ये रिस्क है कि जॉबलेस ग्रोथ हो सकता है एंड एक्सक्लूजन, कि ठीक है ग्रोथ तो हो रहा है, मतलब जिन लोगों के पास सारे कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वही फ़ायदा उठा पा रहे हैं इस सर्विस लेड ग्रोथ का, और जो अनस्किल्ड हैं तो उन लोगों को जॉबलेस ग्रोथ इसीलिए हमें देखने के लिए मिलता है और एक्सक्लूजन देखने के लिए मिलता है। अब समझते हैं राशनल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ। तो मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ के
पीछे क्या रैशनल है समझते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है और ये लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्क फोर्स को एब्जॉर्ब करता है। ये मास एम्प्लॉयमेंट क्विकली जनरेट कर देगा अगर आप मशीनरी या कुछ लगाते हैं तो। और फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन ग्रोथ इंडिया को कैसा होना चाहिए, इंफ्रा होना चाहिए जो कि सपोर्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो सपोर्ट करे अनस्किल्ड और इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को, और डेवलप इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सप्लाई चेन्स। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, मतलब क्या है बैलेंस में कि हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी डेवलप करो ताकि अनस्किल्ड इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जो है जॉब यहाँ पे हो सके, और स्किल भी करो ताकि सर्विस सेक्टर को भी के जॉब को भी एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है,